नमस्कार। फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सीएम विंडो में शिकायत कैसे की जाती है। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि सीएम विंडो की शुरुआत कब और कैसे हुई और कब कब उसमें बदलाव है। उसके बाद हम बताएंगे कि सीएम विंडो में शिकायत की कैसे जाती है और इससे अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि सीएम विंडो में जो शिकायत करते हैं उसका स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। आपको याद होगा, अक्टूबर 2014 में हरियाणा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी और श्री मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने थे। 25 दिसंबर को हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस मनाते हुए हरियाणा सरकार ने 25 दिसंबर 2014 को सीएम विंडो की शुरुआत की थी। शुरुआत में सीएम विंडो के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक विंडो बनाई गई थी। ई दिशा केंद्र है वहां पर कि कोई भी भारत का नागरिक अपनी शिकायत वहां दर्ज करवा सकता है। लिखित में शिकायत लेके जाता है, उसकी स्कैन करके वो सीधा सीएम ऑफिस भेज दी जाती थी। सीएम ऑफिस से फिर उसके डिपार्टमेंट में चली जाती थी। जिस डिपार्टमेंट की शिकायत होती थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से वो नीचे आ जाती थी। तो शुरुआत में जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें ये कहा गया था कि सीएम विंडो में जो भी शिकायत आएगी उस शिकायत का निपटारा 1 महीने के अंदर करना है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही लोगों ने शिकायत देनी शुरू की, जिस अधिकारी या जिस कर्मचारी के खिलाफ वो शिकायत आती थी उसी अधिकारी या उसी कर्मचारी के पास उस शिकायत का निपटारा के लिए भेज दिया जाता था और वो कर्मचारी या अधिकारी जिसके खुद के खिलाफ शिकायत है वो उसको तेल पानी लगा के फाइल कर देता था। जून 2015 में सीएम ऑफिस की तरफ से सीएम विंडो के लिए गाइडलाइन जारी की गई और उसमें स्पष्ट लिखा गया कि जब भी कोई शिकायत आएगी, जिस भी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ शिकायत आएगी, अगर किसी ग्रुप सी या ग्रुप डी यानी ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उसकी 2 लेवल अप जांच होगी। यानी कि जिस पद पे कर्मचारी अधिकारी है उससे 2 रैंक ऊपर का अधिकारी उसकी जांच करेगा। अगर किसी ग्रुप 1 या ग्रुप 2 अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच 1 लेवल अप यानी कि उससे लेवल अप रैंक का अधिकारी उसकी जांच करेगा। इसके बाद क्या हुआ, जो भी शिकायतें आती थी शिकायतकर्ता से संपर्क किए बगैर उन शिकायतों का निपटारा कर दिया जाता था। सीएम ऑफिस में इस तरह की शिकायतें फिर गई या अखबार में एक खबरें छपी। उसके बाद सीएम ऑफिस से सीएम विंडो के लिए मई 2017 में फिर से गाइडलाइन जारी की गई सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। उसमें स्पष्ट लिखा गया कि जब भी कोई शिकायत आएगी, शिकायत की जांच के लिए जिस अधिकारी के पास वो शिकायत जाएगी वो जांच अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि शिकायतकर्ता से वो खुद संपर्क करे और उससे बुलाए, समस्या पूछे और समाधान के लिए बात करे। उसी समय इमिनेंट पर्सन बनाए गए। इमिनेंट पर्सन कौन बनाए गए थे ये किसी अलग वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। किसी इमिनेंट पर्सन को बुलाया जाएगा, वो भी उस पर साइन करेगा, लेकिन इसका भी कोई खास असर नहीं हुआ। इसके बाद दिसंबर 2019 में फिर से सीएम ऑफिस की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई, क्योंकि शिकायतें मिली थी कि शिकायतकर्ता से बात नहीं की जाती, शिकायतकर्ता को बुलाया नहीं जाता, शिकायतकर्ता को पता ही नहीं होता उसकी शिकायत का हुआ क्या है और निपटारा कर दिया जाता है। तो जो नई गाइडलाइन आई दिसंबर 2019 में, उनमें स्पष्ट लिखा गया कि जो जांच अधिकारी शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा तो शिकायतकर्ता के सिग्नेचर लेने जरूरी है, शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर जरूरी है और जो इमिनेंट पर्सन है वो भी अपने हस्ताक्षर करेगा। उसके बाद ही एटीआर मतलब एक्शन टेकन रिपोर्ट अपलोड की जाएगी। और अगर कोई जांच अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो सीएम ऑफिस से उस जांच रिपोर्ट को वापस फिर भेज दिया जाएगा कि इस पे शिकायतकर्ता के दस्तक नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है। लेकिन इससे कोई खास समाधान नहीं हुआ। फरवरी 2022 में फिर से सीएम ऑफिस की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई, क्योंकि कुछ जांच अधिकारियों ने ये रिपोर्ट की कि शिकायतकर्ता आते हैं लेकिन जांच पे साइन करने से मना कर देते हैं। तो ऐसी हालत में शिकायत का निपटारा कैसे होगा, जबकि गाइडलाइन के अनुसार 1 महीने के अंदर निपटारा करना होता है। तो नई गाइडलाइन में यह लिखा गया कि जांच अधिकारी शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा। शिकायतकर्ता अगर साइन करने से मना कर देता है तो इमिनेंट पर्सन के साइन करवा के आप उसका निपटारा कर सकते हैं और इस तरह से शिकायतों का निपटारा किया जाने लगा। सीएम विंडो की शिकायतों का निपटारा गाइडलाइन के अनुसार 1 महीने के अंदर करना होता था, लेकिन कुछ ऐसी शिकायतें थी जिसका 1 महीने में निपटारा करना संभव नहीं था। खासकर जमीन से संबंधित जो मामले थे, पंचायती जमीन पे कब्जे के जो मामले थे, उसके लिए पंचायत विभाग की तरफ से सीएम ऑफिस को लिखा गया कि इसकी सीएम विंडो में जो शिकायत आती है उसकी मियाद बढ़ाई जाए, समय बढ़ाया जाए। मार्च 2023 में सीएम ऑफिस की तरफ से फिर से नई गाइडलाइन जारी की गई और उसमें यह हिदायत दी गई, अगर कोई जमीन के कब्जे को लेकर मामला है या अवैध कब्जा है, पंचायती जमीन पर कब्जा है या कोई इसी तरह का जटिल मामला है, ऐसे मामले में सीएम विंडो की जो शिकायत है उसका निपटारा 1 महीने के बजाय 3 महीने में कर सकते हैं।
जून 2023 में फिर से नई गाइडलाइन जारी की गई। काफ़ी लंबी चौड़ी गाइडलाइन है, क्योंकि कुछ मामले ऐसे होते थे जो कोर्ट में पेंडिंग थे, उसकी भी शिकायत आ जाती थी। कुछ ऐसे मामले होते थे जो सीबीआई जांच की मांग करते थे या विजिलेंस इंक्वायरी की मांग करते थे, उसको लेके ये गाइडलाइन जारी की गई थी। यहाँ इसमें गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया, अगर कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग है, उससे संबंधित कोई शिकायत है, तो उससे संबंधित जो रिपोर्ट है वो सीएम विंडो पे अपलोड करें। और अगर किसी मामले में कोर्ट का स्टे है तो स्टे की कॉपी सीएम विंडो पे अपलोड करें। पॉलिसी से कोई संबंधित मामला है, डिपार्टमेंट के पास जाए, डिपार्टमेंट उसका संज्ञान लें, उसमें जो संभव हो उसको लिखें। और अगर विजिलेंस इंक्वायरी का मामला है या सीबीआई जांच का मामला है तो उसमें पहले डिपार्टमेंट जांच करेगा, और डिपार्टमेंट अगर ये पाता है कि ये सीबीआई को रेफर करने का मामला है या विजिलेंस को रेफर करने का मामला है, डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करे, जिसके आधार पर विजिलेंस की जांच या सीबीआई की जांच करवाई जा सके। ये तो था सीएम विंडो का इतिहास या गाइडलाइंस। अब हम बताएंगे कि सीएम विंडो पे शिकायत करनी कैसे है। शिकायत करनी कैसे है उससे पहले थोड़ा ये समझना जरूरी है, जिस शिकायत का मैं हवाला दूंगा या जिस शिकायत का मैं आपको उदाहरण दूंगा, उसका पहले बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि वो शिकायत सीएम विंडो में देनी क्यों पड़ी थी। आपको याद होगा 2016 में हरियाणा सरकार ने सिविल सर्विस रूल बनाए हैं, जिसमें सिविल सर्विस रूल्स के लीव रूल भी थे, पनिशमेंट वाले रूल भी थे, अलाउंसेज के रूल भी थे। उससे पहले सीएसआर वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 होती थी, जो कि पंजाब सरकार के टाइम की थी, जब हरियाणा पंजाब कंबाइन था उसमें के थे। 2016 में जब नए रूल बनाए उसमें सभी अलग अलग बना दिए गए, पनिशमेंट के अलग बना दिए, अलाउंसेज के अलग बना दिए, जर्नल रूल अलग बना दिए, लीव रूल अलग से बना दिए गए। 2016 में जो लीव रूल बनाए गए थे, रूल 10 के पॉइंट 4 के अंदर नोट 2 डाला गया था, और उसके अंदर स्पष्ट लिखा गया था जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन कौन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से जो रिटायर बंदे हैं, उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, सबसेक्वेंट अपॉइंटमेंट होती है हरियाणा के किसी विभाग में, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद अगर कोई एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक हरियाणा के किसी विभाग में ज्वाइन करता है तो उसकी जो अर्न लीव है और कैजुअल लीव है, उनकी गणना करने के लिए जो मिलिट्री सर्विस है, यानी कि आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, जो उसने सर्विस की थी टोटल जितने दिन की या साल की, उसको जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग में जो लीव की गणना है उसमें फार्मूला नहीं लगता है। अर्न लीव साल में 10 होती है, कैजुअल लीव स्टार्टिंग में 10 होती है, फीमेल के लिए शुरू से ही 20 होती है, मेल के लिए शुरू में 10 साल के लिए 10 होती हैं, फिर 15 होती हैं, उसके बाद 20 होती हैं। जो दूसरे विभाग में उसमें फार्मूला लगाया जाता है, शुरू के 10 साल के लिए 1/24 का, आगे 10 साल के बाद 1/18 का, और उसके बाद 15 या 20 साल के बाद 1/12 का फार्मूला लगाया जाता है। ये 2016 के रूल बनने के बाद फरवरी 2016 में फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा, यानी कि वित्त विभाग हरियाणा ने एक लेटर जारी किया था, जिसमें सिविल सर्विसेज लीव रूल चैप्टर 3 का हवाला दिया गया था। लीव रूल चैप्टर 3 के रूल नंबर 10.4 नोट 2 में जो लिखा गया था वो इसके अंदर लिखा था, और उसके आधार पर कहा था कि एक्स सर्विसमैन की जो लीव काउंट करनी है, अर्न लीव और कैजुअल लीव, वो सर्विस रूल के अनुसार करनी है, और उसके लिए जब रिटायरमेंट में पैसा मिलना है फाइनेंस डिपार्टमेंट वो पैसा देगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट के इस लेटर का हवाला देते हुए चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने सभी डिपार्टमेंट के हेड को लेटर लिखा था अक्टूबर 2016 में, और उसमें ये हिदायतें दी गई थी जो एक्स सर्विसमैन है उसकी जो अर्न लीव है और कैजुअल लीव है उसकी जो गणना करनी है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लेटर, हरियाणा सरकार ने जो रूल बनाए 2016 के उसके अनुसार गणना की करनी है। यानी कि जो मिलिट्री सर्विस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो सर्विस की थी वो जोड़ के फिर गणना होगी। मैंने पहले क्योंकि सब इंस्पेक्टर पद पर ज्वाइन किया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, पहली पोस्टिंग मेरी पुंडरी थी जो कि कैथल AR के अंडर में थी। AR मतलब ARCS उनको बोलते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज। वहां मैंने लगभग 15 महीने काम किया था, यानी कि 1.25 साल के आसपास। उसके बाद मेरी जो ट्रांसफर थी वो जींद हो गई थी, और जींद में मैंने 4 साल से ज्यादा काम किया था। चीफ सेक्रेटरी का ये लेटर लेकर और फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये लेटर लेकर मैं जींद AR ऑफिस में, जो जींद के AR थे, उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और बताया कि सर, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के इस लेटर का हवाला देके, जिस लेटर के अंदर सर्विस रूल का हवाला दिया गया है और एक्स सर्विसमैन की जो अर्न लीव है उसकी काउंटिंग के लिए ये दिया गया कि मिलिट्री सर्विस को जोड़नी है। मैंने 17 साल 2 महीने 6 दिन इंडियन एयरफोर्स में सर्विस की है, वो सर्विस जुड़ के मेरी यहाँ काउंटिंग होनी है, जबकि मेरी यहाँ फ्रेश कैंडिडेट के रूप में काउंटिंग की गई, तो मेरी कुछ अर्न लीव बढ़ेगी। क्या आप ये काम कर सकते हैं? लेटर, दोनों लेटर देखने के बाद AR को सारी चीज़ समझ में आ गई थी और उन्होंने कहा हाँ, आपका ये हक बनता है
और आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं होगी। आप कवरिंग लेटर लिखवाइए एआर के नाम आपके स्कूल के प्रिंसिपल से, और ये लेटर इसके साथ लगाइए। आपका जो अपॉइंटमेंट था एज ए सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो लगाइए, और साथ में सर्विस बुक लेके आइए। तो मैंने जैसे एआर साहब ने बोला था उसी तरह से लेटर बना के प्रिंसिपल खांडा खेड़ी से साइन करवाए, और जींद एआर के नाम लेटर बना सर्विस बुक के साथ, और जो मेरे डॉक्यूमेंट थे एयरफोर्स के वो, प्लस अपॉइंटमेंट लेटर और चीफ सेक्रेटरी लेटर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर, इन सब की कॉपी देके एआर ऑफिस में रिसीव करवा दिया। लगभग 1 महीने तक एआर ऑफिस ने उसको अपने पास रखा। 1 महीने बाद जो हेड क्लर्क था जींद एआर ऑफिस का, वो कहने लगा इनकी जो पहली अपॉइंटमेंट थी वो पुंडरी में हुई थी, इसलिए इसकी पहले कैथल एआर से ये लीव बढ़ के आएंगी, उसके बाद जींद से होंगी। जबकि सर्विस बुक में सारा रिकॉर्ड था, सर्विस बुक के रिकॉर्ड को देख के करना था। अगर जींद वाले चाहते तो उसको आराम से कर सकते थे, लेकिन वो करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरी सर्विस बुक को उन सभी कागजात के साथ कैथल एआर के पास भेज दिया नवंबर 2023 में। पहले जींद एआर ऑफिस में एक क्लर्क होते थे प्रदीप, जो 10वीं क्लास उसने सुप्रीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की थी। सुप्रीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैंने कुछ दिनों के लिए पढ़ा था, तो वो मेरा स्टूडेंट रहा था। तो जींद से प्रदीप जो है कैथल पोस्टिंग हो गया था, तो मैंने प्रदीप से संपर्क किया, जो क्लर्क था मेरा स्टूडेंट था। मैंने कहा कि भाई इसी तरह से मेरी सर्विस बुक आई है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, और वो इसी तरह से गणना करनी है। सारी चीज़ कैलकुलेशन करवा के मैंने उसके व्हाट्सएप पे भेज दी, और उससे कहा कि हेड क्लर्क से संपर्क करके मेरा एक काम करवा के इसको जींद भेज दो, ताकि जींद वाले करेंगे, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट की बारी आएगी। प्रदीप जो मेरा स्टूडेंट था उसने कोशिश की, लेकिन जो हेड क्लर्क था उसने ढंग से बात नहीं की। उसके बाद मैंने जींद में एक और लड़का था जिसका नाम प्रदीप था, वो सब इंस्पेक्टर था, वो मेरे साथ पहले पुंडरी में रहा था पोस्टिंग। तो उससे जब मैंने संपर्क किया, उसने कहा हाँ कि जो कैथल का एआर है वो भी पहले जींद में इंस्पेक्टर होता था, प्रमोशन होकर वहाँ गया है, और हेड क्लर्क को भी मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि वो पुंडरी काफ़ी दिन रहा था। तो मैंने उससे कहा कि भाई आप उनसे बात कीजिए और ये मेरा काम करवा दीजिए। तो उसने भी 2-3 बार संपर्क किया। तो हेड क्लर्क ने लास्ट में क्या बोला कि सुरेश कुमार की सर्विस बुक हमें मिली ही नहीं। मैंने कहा ये तो और भी गड़बड़ होगी। फिर मैंने प्रदीप से पूछा कि आपने जो जींद एआर ऑफिस से मेरी सर्विस बुक भेजी थी वो स्पीड पोस्ट या पार्सल या रजिस्ट्री कुछ तो करवाई होगी। उसने कहा कि पार्सल करवा था। जब आपने पार्सल करवाया होगा तो पोस्ट ऑफिस से एक रसीद मिली होगी कंप्यूटराइज। उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा वो रसीद मेरे पास भेजिए, मैं उसकी डिलीवरी रिपोर्ट निकालता हूँ। कोई भी पार्सल स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री भेजते हैं उसकी डिलीवरी रिपोर्ट निकल जाती है, लेकिन ये ध्यान रहे वो शायद 35 से 40 दिन के अंदर ही निकलती है, उसके बाद वो इंटरनेट से गायब हो जाती है। अगर आप कोई पार्सल की, स्पीड पोस्ट की और या रजिस्टर्ड पोस्ट की कोई डिलीवरी रिपोर्ट निकालना चाहता है या ये जानना चाहता है आपकी स्पीड पोस्ट या पार्सल या रजिस्ट्री कब पहुंची है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो चाहे तो देख सकते हैं। तो मैंने उसकी डिलीवरी रिपोर्ट निकाली। डिलीवरी रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि इतनी तारीख को वहां पहुंची है, 21 नवंबर को शायद पहुंची थी 2023 में। उसके बाद भी उन्होंने मेरा काम नहीं किया। फिर जनवरी 2023 में मैंने प्रिंसिपल खांडा की तरफ से एक रिमाइंडर भेजा ARCS कैथल को, यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी कैथल को, लेकिन उस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने RTI लगाई ये जानने के लिए कि वहां कब पहुंची है। तो RTI में मैंने पूछा कि मेरी जो सर्विस बुक है या सुरेश कुमार की जो सर्विस बुक है, आपके जो रिसिप्ट रजिस्टर में जो उसकी एंट्री हुई है उसकी कॉपी दे, और RTI से वो मेरे पास दस्तावेज भी आ गया था। रिमाइंडर भेजने के बाद भी कैथल का जो हेड क्लर्क था ARCS ऑफिस का, उसने फिर भी कोई काम नहीं किया। उसके बाद मैंने रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पंचकूला के पास लेटर लिखा और ये सारा वर्णन किया। एक स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा और स्पीड पोस्ट की रसीद भी लेटर पर चिपका दी और उसकी डिलीवरी रिपोर्ट में निकाल दी। 27 जनवरी 2023 को लेटर भेजा था और 30 जनवरी 2023 को ये लेटर पंचकुला पहुंच गया था। उसके बाद इसकी कॉपी, डिलीवरी रिपोर्ट, ये दोनों मैंने एक मेरे जान पहचान के AR थे जो पहले जींद इंस्पेक्टर ऑफिस में इंस्पेक्टर थे, सत्यवान दलाल उनका नाम है, काफ़ी अच्छे स्वभाव के बंदे हैं, जानकार है, कोऑपरेटिव है। मैंने उनको कहा कि सर जींद में कोई इंस्पेक्टर थे कृष्ण कुमार और वो प्रमोशन होके AR बन के कैथल गए हैं, आप शायद उनको जानते होंगे। तो दलाल साहब ने कहा हाँ जानता हूँ। मैंने कहा सर मेरा इसी तरह का मामला है, और हेड क्लर्क ने इसी तरह से जवाब दिए। तो मैंने ये किया है, मेरा निवेदन है कि आप उनसे AR साहब से सीधी बात कर लो और कम से कम मेरा काम करवा दो, नहीं तो आगे फिर शिकायत करना मेरी मजबूरी हो जाएगी। अभी तक मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर मुझे शिकायत करनी पड़ेगी और CM विंडो भी शिकायत देनी पड़ेगी। अगर फिर भी काम नहीं आया तो मुझे हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा। तो दलाल साहब ने कैथल का जो AR था कृष्ण कुमार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ये रजिस्ट्रार को भेजना पड़ेगा।
रजिस्ट्रार को मैं ऑलरेडी लेटर लिख चुका था। तो उसके बाद जो ARCS कैथल ने जवाब दिया था कि रजिस्ट्रार को भेजना पड़ेगा, ये सारा गाइडेंस किसने दी? हेड क्लर्क ने। सारी गड़बड़ कौन कर रहा था? हेड क्लर्क। तो इसलिए फिर मैंने RTI भी लगा दी थी कैथल AR ऑफिस में, और वहां से जानने के लिए, क्योंकि डिलीवरी रिपोर्ट मेरे पास थी, भेजने का सबूत मेरे पास था, लेकिन मैं एक और ये साबित करना चाहता था कि आपके ऑफिस में रिसीव हो चुकी है, इसलिए मैंने एक RTI लगाई। और RTI में जो उनका रिसिप्ट रजिस्टर है उसकी कॉपी मांगी, जिस पर मेरी सर्विस बुक रिसीव हुई है। और RTI से मुझे वो रिसिप्ट रजिस्टर का पेज आ गया जिस पर लिखा है कि सुरेश कुमार की सर्विस बुक इतने तारीख को इतने रिसिप्ट नंबर में रिसीव हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने काम नहीं किया। 2 फरवरी 2023 को फिर हेड क्लर्क ने ड्राफ्टिंग की होगी, रजिस्ट्रार के नाम लेटर लिखा और ये सारा मेरा पुलिंदा वहां भेज दिया। जबकि नवंबर में उनके पास मेरी सर्विस बुक पहुंच चुकी थी, सारे लेटर पहुंच चुके थे, अप्रोच लगा चुका था मैं। पहले प्रदीप क्लर्क जो AR ऑफिस कैथल था उससे अप्रोच लगाई, उससे काम नहीं हुआ। फिर जींद में एक प्रदीप था जो सब इंस्पेक्टर था, उससे अप्रोच लगाई, उससे काम नहीं हुआ। फिर एक इंस्पेक्टर दलाल होते थे जींद इंस्पेक्टर ऑफिस में, जो बाद में AR बन गए थे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन गए थे, किसी और जगह पोस्टिंग थे, उनके माध्यम से कैथल के AR से अप्रोच लगाए, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ था। तो जब इन्होंने रजिस्ट्रार के पास भेजा तो रजिस्ट्रार ऑफिस में भी इनसे महान कलाकार बैठे थे। रजिस्ट्रार ऑफिस पंचकूला वालों ने 16 मार्च 2023 को कैथल AR को, यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रिप्लाई किया, और उसमें क्या जवाब दिया, वो भी महान कलाकार थे। उन्होंने लिखा कि सुरेश कुमार जो है प्रेजेंटली PGT है शिक्षा विभाग में, और इसका जो लीव की गणना है वो शिक्षा विभाग करेगा। जबकि मैंने अपने पत्रों में स्पष्ट लिखा था कि 24 अप्रैल 2008 को मैंने एज ए सब इंस्पेक्टर ऑफिस पुंडरी में ज्वाइन किया था, जो कि ARCS कैथल के अंडर में आता है, और 31 जुलाई 2009 तक मैं पुंडरी रहा हूं। उसके बाद मैंने जींद ARCS ऑफिस में ज्वाइन किया था, यानी कि इंस्पेक्टर ऑफिस में जींद ज्वाइन किया था, और 13 दिसंबर 2013 तक मैं वहां रहा हूं। 14 दिसंबर 2013 को मैं AR ऑफिस से या इंस्पेक्टर ऑफिस से कह सकते हो रिलीव हुआ हूं। उसके बाद मैंने शिक्षा विभाग ज्वाइन किया है। तो 24 अप्रैल 2008 से लेके 13 अप्रैल 2013 तक की जो लीव की गणना है, जो बढ़नी है, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वही उसकी गणना करेगा, लेकिन उनको ये सिंपल सी बात समझ में नहीं आई। और उसके बाद मेरी सर्विस बुक को वापस जींद भेज दिया, क्योंकि जींद से गई थी, जींद वाला ने वापस खांडाखेड़ी भेज दिया, क्योंकि खांडाखेड़ी से जींद आई थी। इतना सारा कॉरस्पॉन्डेंस करने के बाद, इतने सारे लेटर लिखने के बाद, इतनी सारी अप्रोच लगाने के बाद जब मेरा काम नहीं आया, तो अंत में मैं क्या करता? तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि CM विंडो में शिकायत दी जाए। हालांकि मेरा जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है CM विंडो का, वो ये है कि मैंने CM विंडो में शिकायतें बहुत दी हैं, लेकिन किसी भी शिकायत पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये कहूँ कि CM विंडो में शिकायत नहीं देनी चाहिए। आपको CM विंडो में शिकायत जरूर देनी चाहिए अगर आपकी समस्या है। उससे 2 बातें होंगी। पहला, या तो आपकी समस्या का समाधान होगा, कार्रवाई हो जाएगी। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, दूसरा आपका भ्रम दूर हो जाएगा। नहीं तो आपको हमेशा भ्रम रहेगा कि CM विंडो में शिकायत करते ही तुरंत कार्रवाई हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। CM विंडो का जब स्टेटस बताएंगे उसमें इसकी काफी हकीकत के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आज क्योंकि हमने सिर्फ इतना बताना है कि CM विंडो में शिकायत कैसे करनी है, तो हम एक शिकायत का हवाला दे रहे हैं। इस शिकायत का आगे क्या हुआ वो किसी अलग से वीडियो में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये काफी लंबी चौड़ी शिकायत है, काफी लंबे समय तक चली। उसके बाद एक के बाद एक मैंने कई शिकायतें देनी पड़ी, कई RTI लगानी पड़ी। मेरा काम तो हुआ, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज सिर्फ ये बताते हैं कि CM विंडो में शिकायत करनी कैसे। किसी भी प्लेन पेज पे आप पेन से लिख सकते हो या कंप्यूटर से, लैपटॉप से टाइप करवा सकते हो। ऊपर रहेगा सेवा में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, हरियाणा सरकार, सिविल सचिवालय हरियाणा, चंडीगढ़। उसके बाद विषय रहेगा, जो भी आप शिकायत देना चाहते हैं, जो भी आपकी समस्या है, उसके बारे में आप लिखेंगे कि ये मेरी समस्या है। जैसे मैंने अभी मेरी सर्विस बुक के बारे में बताया था कि सर्विस रूल के अनुसार मेरी वो बढ़नी थी, उसी से संबंधित मैंने शिकायत की थी, क्योंकि इतनी सारी कोशिशों के बाद भी मेरा काम नहीं हुआ था। जबकि सिंपल सा काम था, रूल था, फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर था, चीफ सेक्रेटरी का लेटर था, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी कई बंदों के काम हो चुके थे, लेकिन मेरे काम पर मना कर दिया था। क्यों कर दिया, इसके बारे में वही जान सकते हैं। क्योंकि ये सारा काम कौन कर रहा था? जो ARCS ऑफिस कैथल का जो हेड क्लर्क था, वो सारा काम कर रहा था। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो हेड क्लर्क था उसी के खिलाफ CM विंडो पे शिकायत दी थी, और उसमें ये बताया कि मेरी जो सर्विस बुक है इतने तारीख को AR ऑफिस में रिसिप्ट नंबर इतने इतने पे दिनांक इतने को रिसीव की गई है, लेकिन इतने दिनों तक मेरा काम नहीं किया गया। और जो हेड क्लर्क है उसने
AR को भी गुमराह किया है। सीएम विंडो की शिकायत के साथ मैंने वो डॉक्यूमेंट भी लगाए, जैसे RTI से जो आया था वो डॉक्यूमेंट लगाया, चीफ सेक्रेटरी का लेटर था वो लगाया, फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर था वो लगाया, और रूल का हवाला देते हुए मैंने लिखा कि इनके आधार पर मेरी जो सर्विस बुक है उसमें एंट्री की जाए अर्न लीव कैलकुलेशन करके, और जो हेड क्लर्क है जिन्होंने मेरा काम नहीं किया उसके खिलाफ सर्विस रूल के तहत कार्रवाई की जाए। जब आप सीएम विंडो में शिकायत करते हैं तो शिकायत करने के लिए पहले शुरुआत में जिला हेडक्वार्टर पर बनाए गए थे ई-दिशा केंद्र में, उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया, एसडीएम लेवल तक इसको बढ़ा दिया गया है, और एसडीएम ऑफिस में भी आगे जाके शिकायत दे सकते हैं। वहां भी एक विंडो होगी, खिड़की होगी, जहां पे कंप्यूटर पे कोई बंदा बैठा हुआ और आप अपनी शिकायत दोगे, शिकायत तो दर्ज करेगा। जब आप सीएम विंडो में शिकायत दोगे उसके ऊपर एक आपका मोबाइल नंबर लिखना जरूरी है, आपका एड्रेस रहेगा, और साथ में एक कोई आईडी प्रूफ मांगते हैं, ज्यादातर आधार कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि कई बार झूठी शिकायतें आ जाती है। शुरुआत में जब ये शिकायत गई, झूठी शिकायतें आई भी होंगी, उसके बाद से कंपलसरी कर दिया कि जब भी आप सीएम विंडो में शिकायत दोगे उसके साथ एक आईडी प्रूफ दोगे। फोन नंबर शुरू से लेते थे। जब आप शिकायत दोगे, शिकायत देने के बाद आपकी शिकायत दर्ज होने के बाद वो आपको एक रिसिप्ट निकाल के देंगे। इस तरह का एक पेज रहेगा जिस पे आपका शिकायत का नंबर लिखा रहेगा, और ये लिखा रहेगा आगे इसका स्टेटस जानना है तो साइट पर जाके इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और आपने जो शिकायत में फोन नंबर दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, उसके ऊपर भी आपका मैसेज आ जाएगा कि आपकी शिकायत नंबर इतने इतने दर्ज कर ली गई है। इस शिकायत का स्टेटस कैसे चेक करना है ये अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।